हम जो लेसन स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम है अफ़वाह। अफ़वाह मेनली हम लोग नदी के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं इस शब्द को। और अफ़वाह एक नदी के तंत्र को दिखाते हैं कि नदी कैसे बनती है, कैसे चलती है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या उसके रूप में चेंजेस होते हैं, वो सब को हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो अफ़वाह शब्द एक नदी क्षेत्र की तंत्र की व्याख्या करता है कि किस तरीके से नदी का एक तंत्र होता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए तो आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। जैसे कि आपने मैप्स में देखा होगा, ज्योग्राफी की बुक में, कि जैसे कि गंगा नदी है, यमुना नदी है, ये सब जहाँ से निकलती हैं उसके बाद भी काफ़ी सारी छोटी छोटी धाराएं होती हैं जिनमें मिलती हैं और फिर एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। और ऐसा भारत की लगभग सभी नदियों के साथ में ही होता है। जितनी भी बड़ी नदियाँ हैं उसमें बहुत सारी धाराएं और बहुत सारी नदियाँ छोटी छोटी आकर उसमें मिलती हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे हम अफ़वाह द्रोणी कहते हैं। ये वर्ड को आप अंडरलाइन कर लेंगे कि अफ़वाह द्रोणी क्या होता है। मानचित्र का अवलोकन करने से पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अफ़वाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे, एक है धारा आ और दूसरी है धारा बा। तो यहाँ बीच में की देखो जो भूमि है वो ऊंची हो गई है, थोड़ी पहाड़ी जैसी, तो ये एक जल विभाजक का काम कर रही है। तो जो जल की धाराएं थी वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई हैं? दो। तो इससे क्या हुआ कि ये जो जल प्रवाह है ये दो भागों में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसको भारत के संदर्भ में देखते हैं, भारत में कैसा होता है। तो भारत के अफ़वाह तंत्र का नियंत्रक मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे हमारे यहाँ नदियाँ दो तरीके से बनती हैं। एक नदियाँ और तरीके की नदियाँ होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं। हिमालय में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जहाँ पे होती है, हिमाद्रियाँ होती हैं, वो जब पिघलती हैं तो वहाँ से पानी निकलता है और वो नदियों का निर्माण होता है। जैसे कि गंगा नदी है, यमुना नदी, ये सारी नदियाँ हैं और ये पूरे साल इनमें जल रहता है क्योंकि बर्फ़ हमेशा जमी रहती है। दूसरे तरीके की नदियाँ कौन सी होती हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो भारत के मध्य भाग से दक्षिणी भाग तक होती हैं, स्पेशली जो पठारी क्षेत्र है भारत का वहाँ पे। और ये ज़्यादातर जो, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ तो होती ही नहीं है ज़्यादा, तो ये यहाँ पे जो बारिश होती है उसके पानी से यहाँ की नदियों को पानी मिलता है। तो यहाँ पर इनकी नदियों में क्या होता है कि कभी कभी नदियाँ सूख भी जाती हैं क्योंकि ये पूरा इनका पानी का जो सोर्स है वो बारिश पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी देखो यही सब लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है इस लेसन में। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। तो जो हिमालयी नदियाँ होती हैं इनको वर्षा से भी जल मिलता है, तो जब बारिश होगी वहाँ से भी इनको जल मिल ही जाएगा। तो हिमालय की दो मुख्य नदियाँ हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इस पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। गार्ज क्या होते हैं कि एक मतलब पहाड़ जैसा क्षेत्र होता है, तो जब नदियाँ चलती हैं तो नदियों का बहाव इतना तेज़ होता है तो वो पहाड़ को काट के निकलती हैं। तो बहुत ही गहरा एक नाली का शेप, आप जिसको जैसा दूर से देखें तो ऐसा लगेगा, जो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा होता है उसको गॉर्ज कहते हैं। तो ये नदियाँ क्या करती हैं? पहाड़ों को काट कर गॉर्ज का निर्माण करती हैं। हिमालय की नदियाँ अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। अब हिमालय से देखोगे तो समुद्र बहुत दूर है,
ये ज़्यादातर जो नदियाँ होती हैं या तो अरब के सागर में गिरती हैं या फिर बंगाल की खाड़ी में, और ये दोनों बहुत दूर जगह हैं। तो यहाँ पे गिरती है तो एक लंबा रास्ता तय करती हैं, तो अपना रूप भी कई जगह ये चेंज करती है। तो ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन की क्रिया करती हैं। अपर्दन का मतलब होता है जगह को खोदते हुए वो नीचे तक जाती हैं। अब यहाँ देखो एक चित्र है नदी का स्रोत। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई है नदी ऊपर से, तो ऊपर से नीचे आएगी, थोड़ा तेज़ चल के आएगी, है ना, ऊपरी भाग में। उसके बाद में इसका भाग होता है मध्य भाग, जहाँ पे थोड़ा विसर्ग जैसे से होती है ना। आप देखोगे थोड़ा जिगजैग वे में आ रही है और कुछ और भी इसमें धाराएं मिल जाती हैं। जो सबसे लास्ट का शेप होता है, लास्ट पार्ट, वहाँ पे ये गोखुर नदियाँ बनाती हैं या गोखुर झील बनाती हैं। क्योंकि नदियाँ क्या करती हैं ना, नदियाँ अपना रास्ता बदलती रहती हैं, और जब वो ऐसी जगह पहुँच जाती है जहाँ पे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र होता है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा जगह बदलती है, क्योंकि उनका स्पीड में उनका काफ़ी कम हो जाती है। तो अभी एक रास्ते से निकल रही है, बाद में दूसरे रास्ते से निकलती हैं, तो जब वो रास्ता चेंज करती है तो वहाँ पे भी कुछ पानी की झीलें जैसी रह जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोखुर झील। तो इसको गोखुर झील इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो गोखुर हम वैसे बोलते हैं गाय के पैर को, का जो नीचे वाला खुर होता है ना उसको, इसका शेप आप देखोगे बिल्कुल ऐसा ही है ना, इसीलिए गाय के खुर जैसा है, इसीलिए हम लोग इसे गोखुर झील बोलते हैं। और जब नदी पूरी ख़त्म हो जाती है, एकदम मिलने वाली होती है सागर से, तो वहाँ पे वो डेल्टा बनाती है। अब डेल्टा देखो ऐसा लगता है जैसे कि किसी पक्षी के पंजे का निशान है, बिल्कुल वैसी उसकी शेप होती है, वो बहुत ही ज़्यादा जगह पे फैल जाता है। तो ये अपने साथ में भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती है, यानी कि सिल्ट और बालू को लेकर आती है। मध्य और निचले भागों में ये नदियाँ विसर्ग, गोखुर झील और अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। निक्षेपण आकृतियों का मतलब है कि अपने साथ में बहुत बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है, पत्थर लेकर आएगी, बालू लेकर आएगी, या कुछ और तरीके की चीज़ें होंगी जो भी नदी में उसको रास्ते में मिले, उन सब को लाके वो अलग अलग तरीके की शेप्स बनाती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। तो जैसे आपने पिक्चर में देखे डेल्टा बनाया हुआ है, जो कि पक्षी के पंजे जैसे निशान का होता है, दूर से ऐसा लगता है दिखने में। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम और छिछली है। इसका अर्थ ये है कि जो हिमालय की नदियाँ हैं, इसकी तुलना में इनमें पानी कम होगा, क्योंकि इनका जो पानी का स्रोत है वो सिर्फ वर्षा का जल है, इनको कहीं और से मिलेगा नहीं, तो इनमें पानी कम होगा और ये थोड़ी सी छिछली होती हैं। छिछली का मतलब होता है ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। आप उसमें देखोगे तो जो हिमालय की नदियाँ हैं वो थोड़ी ज़्यादा गहरी होती हैं, तो इनके उल्टा प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं भारत की वो कम गहरी होती हैं। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की ओर बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली सिर्फ दो नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में पश्चिम की तरफ बहती हैं और वहाँ अरब सागर में मिलती हैं। वो दो नदियाँ हैं ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। उसके अलावा जितनी भी नदियाँ होंगी प्रायद्वीपीय भारत की, वो सब की सब बंगाल की खाड़ी में जाके मिलेंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिर्फ भारत की दो प्रायद्वीपीय नदियाँ ऐसी हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि अरब सागर में जाके मिलती हैं। अब हम यहाँ पढ़ते हैं हिमालय की नदियों के बारे में। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी हैं और अनेक महत्वपूर्ण और बड़ी सहायक नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र बोलते हैं। मतलब एक बड़ी नदी है और उसमें बहुत सारी नदियाँ आके मिलेंगी, तो एक तरीके का जाल सा बना देती हैं, उसी को हम लोग नदी तंत्र भी बोलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सिंधु नदी का उद्गम, यानी कि सिंधु नदी की स्टार्टिंग मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। तिब्बत देश से स्टार्ट होती है। पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले में प्रवेश करती है। इस भाग में ये बहुत ही सुंदर
दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। मतलब कि बहुत ही सुंदर एक गॉर्ज बनाती है वो, जिसमें पानी आता हुआ बड़ा अच्छा लगता है देखने में। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे कि जास्कर है, नुब्रा है, शोक, हुंजा, इन नदियों में आके मिल जाती हैं। ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद ये नदी दक्षिण की ओर बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु नदी की जो द्रोणी है उसका 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में तथा क्षेत्र भाग पाकिस्तान में शामिल है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। तो एक समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इस समझौते के अंतर्गत जो सिंधु नदी का पानी है ये दोनों देश इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो नदी का 20% पानी है वो भारत इस्तेमाल करता है, और जो बाकी बचा हुआ है 80% पानी वो सब पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। तो ये जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में किया हुआ है। तो बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।